कुछ याद उनको भी कर लिया करो जिनके बलिदानों से हमने इस मुकाम को पाया है। कुछ याद उनको भी कर लिया करो जिनके बलिदानों से हमने इस मुकाम को पाया है। कितने खुशनसीब थे वे लोग जिनका लहू इस वतन के काम आया है, जिनका लहू इस वतन के काम आया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप सभी लोगों को देशभक्त डायलॉग की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, आज हम स्वाधीनता संग्राम की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आजादी के बाद जो है स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है और उन सभी लोगों के वजह से ये सब कुछ हो पाया है। दोस्तों, आज हम उन सभी को यहाँ पर नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए दोस्तों, वे जहां भी हैं स्वर्ग में हैं, तो वे खुश नसीब थे कि उन्होंने जो है अपने देश के लिए उनको ये सब कुछ करने का मौका मिला। इसलिए हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर डिफेंस बजट को लेकर। दोस्तों, जिस तरह से ग्लोबल अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, भारत के पड़ोसी देशों में आंतरिक हिस्सा बढ़ रही है और जिस तरह से भारत की सीमाओं में भी तनाव का माहौल है, इन सब को देखकर क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है? जहां विश्व स्तर पर सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में से एक होकर भी डिफेंस सेक्टर पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से भी कम है। आने वाले समय में सेना को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सही मजबूती मिले, इसके लिए क्या डिफेंस सेक्टर पर फोकस को बढ़ाया जा सकता है? आखिर भारत का रक्षा बजट कितना है? केंद्रीय बजट में इसकी क्या भूमिका है? डिफेंस सेक्टर को सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या यह वैश्विक और घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है? जहां डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा जवानों की सैलरी, पेंशन इत्यादि पर खर्चा हो जाता है, क्या सरकार डिफेंस सेक्टर में लोकलाइजेशन को सपोर्ट करेगी? क्या इस बार पूरी होगी सेना की डिमांड? पिछले बजट में क्या सब मिला डिफेंस को? आखिर क्यों जरूरी है सेना को मजबूत बनाना? बजट 2025 में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या होगा खास? वास्तव में क्या बजट 2025 में डिफेंस सेक्टर को मिलेगी गुड न्यूज? इन्हीं बातों का आज करेंगे ऑपरेशन। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश ही नहीं अपितु यहाँ पर विनती भी है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। वीडियो में लाइक और कॉमेंट जरूर करें। दोस्तों, जहां इस वक्त वैश्विक अस्थिरता चिंता का विषय बना हुआ है, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में यहां पर जंग जारी है, इसलिए इजराइल और हमास में भी तकरार चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत के सीमाओं में भी तनाव का माहौल है। इसके चलते दुनिया भर में डिफेंस सेक्टर में होने वाले खर्च में इजाफा होता जा रहा है। जहां विश्व स्तर पर सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में से एक होकर भी डिफेंस सेक्टर पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से भी कम है। वहीं साल 2022 में भारत ने अपनी कुल जीडीपी का 2.4% डिफेंस सेक्टर पर खर्च किया। इस मामले में भारत, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत फिर भी कम है। उदाहरण के लिए 2023 में चाइना का रक्षा खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4% था। जहां आने वाले समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना को सही तैयारी होनी भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसलिए डिफेंस सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट 2025 जीडीपी का 2.4% लगभग $72.6 बिलियन है, जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस खर्च करने वाला देश बन जाता है। हालांकि यह अमेरिका का $916 बिलियन, चाइना का $296 बिलियन और रशिया का $126 बिलियन से भी काफी पीछे है।
जबकि चाइना की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत, खासकर नेवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली, जो इसे इंडो पैसिफिक इलाके में प्रभावी बनाती है। लेकिन इन सब में भारतीय सेना के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें डिफेंस बजट में राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में चला जाता है, जो 60% से भी अधिक है। यह बजट मॉडर्नाइजेशन की गति को कम करता है, लेकिन सरकार इसी में से धन को आवंटित करना चाहती है। भले ही सेना के अंतर्गत कई नफरी में भी कटौती की गई है, सेना में अग्निपथ स्कीम आ गई, अग्निवीर आ गए हैं, तो वहीं डिसेबिलिटी पेंशन में भी बदलाव कर दिया गया है सेना का, लेकिन फिर भी तेजस फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर S-400 ट्रायम्फ सिस्टम और राफेल जेट्स जैसे आधुनिकीकरण प्रयासों को जारी रखने के लिए लगातार निवेश की भी जरूरत है। जहां आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 2025 में 1.72 ट्रिलियन रुपए, लगभग $21 बिलियन पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए हैं, जिसमें से 75% स्वदेशी खरीद के लिए रखा गया है। तो वहीं जहां हम स्वदेशी उत्पादन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आले दर्जे का उत्पादन कर पा रहे हैं? जो यह हमको सुनिश्चित करना होगा कि जिसका हम निर्माण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं हो, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी होगा, जो हमें युद्ध जैसे हालातों में कोई धोखा न दे। यानी कि हर काम आले दर्जे का होना चाहिए। जहां भारत डिफेंस हार्डवेयर का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जिसमें 68% उपकरण विदेशी स्रोतों से आते हैं, लेकिन भारत को ड्रोन जैसे उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और भी स्ट्रांग हो सके, और साथ में आरटी के लिए गन, तोप जो मॉडर्न हाईटेक टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और स्मॉल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ सौदे ऐसे हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अमेरिका के P-81 एयरक्राफ्ट और MS-60R हेलीकॉप्टर, रूस के ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना और परमाणु पनडुब्बी का लीज, फ्रांस के राफेल जेट्स व साथ में मेक इन इंडिया की पहल, इजराइल के ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम और अनआर्म्ड व्हीकल्स UAV, जहां डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मात्र 1% खर्च भारत की सीमाओं को दर्शाता है, जबकि अमेरिका 13% आवंटित करता है। तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक हथियार जैसे क्षेत्रों में डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना डिफेंस प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में बूस्ट कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है। देख लो भैया, इसलिए फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बॉर्डर्स में, चाहे हो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सिक्योरिटी चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा है। खास तौर पर आज के दिन में चाइना हमारा प्राइमरी टास्क बन चुका है, लेकिन फिर भी 2025 का रक्षा बजट अगर प्रभावी तरीके से उपयोग किया गया तो यह देश को आत्मनिर्भर बनाने और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में स्थापित करने में हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। तो वहीं सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अधिक बजट आवंटित करना ही चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस सेक्टर सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। माना कि देश के हर चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर डेवलपमेंट को, फिर भी जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है, इसलिए बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस सिस्टम पर खर्च को बढ़ाया जाना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो बॉर्डर पर ही नहीं, अपितु यहाँ देश के भीतर भी उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकी घटनाओं के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ट्रेनिंग से लेकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर खर्च को भी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर यह कहना भी जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उपकरणों के निर्माण से लेकर रिसर्च पर सरकार ने खर्च भी किया है, लेकिन फिर भी पहले से अधिक बजट आवंटित करने की जरूरत है। जहां सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रक्षा बजट में भारी भरकम इजाफा किया गया है। बजट में डिफेंस के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष में 2023-24 के बजट की तुलना में 4.79% ज्यादा था। जहां डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया, तो वहीं देश के कुल बजट का 12.9% डिफेंस पर खर्च किया गया। जहां सरकार ने इसको 4 हिस्सों में बांटकर रक्षा बजट का ऐलान किया, जिसमें डिफेंस बजट को सिविल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन में बांटा गया, और सेना को मजबूत बनाने के लिए बजट में हथियार और उपकरण खरीदने के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो वहीं एयरक्राफ्ट और एरो इंजन उपकरण खरीदने पर जोर भी दिया गया। सेना के लिए स्पेशल
रेलवे वैगन से नेवल फ्लीट को मजबूत करने और नेवल डॉकयार्ड प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की गई। डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च पर भी यहाँ पर खर्च आवंटित किया गया। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से आज के दिन में चाइना इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी गश्त बढ़ाते जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह प्रोजेक्ट में अपना खर्च बढ़ाया है। वह श्रीलंका में कर्जा भी दिया गया है, नेपाल को भी कर्जा दे रहा है। यहाँ पर मालदीव के साथ भारत के रिश्ते बढ़ गए, तो मालदीव के साथ रिश्ते उन्होंने बना लिए और बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जगह जगह कनेक्टिविटी कर रहा है। और इसलिए नेवी को अपग्रेड करने की भी जरूरत है और साथ साथ में आर्मी और एयरफोर्स को इक्विपमेंट और मैन पावर ट्रेनिंग दोनों के मामले में आधुनिकीकरण की भी सख्त जरूरत है। हालांकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लोकलाइजेशन पर सरकार द्वारा जोर भी दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी उत्पादन पर सरकार यहां पर फोकस भी कर रही है। हाल ही के सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में उछाल भी देखने को मिला है। इसलिए हो सकता है कि केंद्र सरकार देश के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी फोकस बढ़ा सकती है। जहां देश का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2017-24 के बीच 46% CAGR के रेट से बढ़ा है, जिसमें 85 से ज्यादा देशों को मिसाइल, रडार और बख्तरबंद गाड़ियों समेत 85 से ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किए गए हैं। जहां नेवी को फ्रांस से 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से यहाँ पर लेने की मंजूरी मिली है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होना है। नेवी को फाइटर जेट, रफाल M भी लेना है और कई दूसरी खरीद की भी जरूरत की मंजूरी भी मिली हुई है। इसलिए नेवी को अपने 17B प्रोजेक्ट के लिए शिप कंस्ट्रक्शन के लिए बजट भी चाहिए। तो वहीं एयरफोर्स की सबसे बड़ी जरूरत अभी भी फाइटर जेट की कमी पूरी करने की है। हालांकि ये भी है कि आज के दिन लाइट टैंक, जोरावर से लेकर असॉल्ट राइफल और बाकी कई सैन्य उपकरण और हथियार स्वदेशी ही बन रहे हैं। लेकिन हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि बजट में हमारी विश लिस्ट पूरी सरकार के द्वारा होती रही है। उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ नए हेडक्वार्टर्स बनाने की सोच रहे हैं और हमें भरोसा भी दिया जा रहा है कि फंड की कोई भी सरकार के द्वारा कमी नहीं होगी। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर सपोर्ट देने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक और कमेंट भी करें। फिर ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।